Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 8 of the first aid USMLE book, and the part 1 is related to dementia disorders. Dementia, हमें जब भी हम dementia का लफ्ज़ सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि भूलने की बीमारी। तो ये होता तो है कि भूलने की बीमारी होती है, लेकिन इसमें ना बहुत सी और चीज़ें होती हैं कि कॉग्निटिव डिक्लाइन आ जाता है फंक्शंस में, और डेली लाइफ में इंटरफेरेंस आने लग जाती है। कॉन्शियसनेस बिल्कुल ठीक रहती है। तो इट इज़ नॉट जस्ट द मेमोरी लॉस, इट इज़ मोर देन मेमोरी लॉस के प्रोग्रेसिवली क्या होता है, ऐसा ऐसा पेशेंट की कॉग्निटिव डिक्लाइन आने लग जाती है, उसकी डेली एक्टिविटीज़ इंटरफेयर करने लग जाती हैं और कॉन्शियसनेस नॉर्मल रहती है, पेशेंट अवेक रहता है, पेशेंट अलर्ट होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ब्रेन फंक्शंस जो हैं वो लॉस होने लग जाते हैं। तो कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं कि हमारी मेमोरी, हमारी लैंग्वेज, अटेंशन, किसी कोई हमसे बात कर रहा है तो हमारा उसके ऊपर कितना ध्यान है, और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, फॉर एग्जांपल हम कोई प्लान कर रहे हैं, अपना काम, जजमेंट है, विजुअल स्पेशल एबिलिटी है, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव फंक्शंस में आती हैं। और डिमेंशिया जो है ना, इसमें यही सारे कॉग्निटिव फंक्शंस जो है ना वो अफेक्ट होते हैं। First is, what's the difference between dementia and delirium? Okay, dementia is chronic, प्रोग्रेसिव, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, कॉन्शियसनेस इसमें ठीक रहती है, अटेंशन शुरू में सही रहती है, बाद में इफेक्ट होती है, एंड इट इज़ इरिवर्सिबल, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि डिलीरियम जो है ना एक्यूटली होता है और इसका फ्लक्चुएटिंग कोर्स होता है, कभी ये ज़्यादा होता है, कभी ये कम होता है, फ्लक्चुएटिंग कोर्स है, कॉन्शियसनेस इसमें इम्पेयर्ड होती है, मतलब बंदा अपने होशो हवास में नहीं रहता, उसकी अटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, एंड इट इज़ रिवर्सिबल अगर हम कॉज को ट्रीट करें। तो रिवर्सिबल कॉजेज़ डिमेंशिया के कुछ होते हैं कि जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि इसको, डॉक्टर कह रहा है कि इस मरीज़ को जो है ना डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर हैज़ टू रूल आउट द रिवर्सिबल कॉजेज़ ऑफ डिमेंशिया, विच आर डिप्रेशन, it is pseudodementia, hypothyroidism, vitamin B12 deficiency, न्यूरोसिफिलिस एंड नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस। अगर ये सारी चीज़ें इनमें से सारे एक्सक्लूड हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कि ये डिमेंशिया ट्रीटेबल नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें पेशेंट के अंदर हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसको रूल आउट कर लो, TFTs करा लो, उसके न्यूरोसिफिलिस को रूल आउट कर लो, ठीक है, कि उसके अंदर पेशेंट के अंदर सिफिलिस पॉजिटिव तो नहीं है और उसका हाइड्रोसिफिलिस तो नहीं है और उसको डिप्रेशन तो नहीं है, चीज़ें रूल आउट हो जाएंगी, फिर हम कहेंगे कि अब हम डिमेंशिया को ट्रीट नहीं कर सकते। सो 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं डिमेंशिया के। अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया विद लिवी बॉडीज, वैस्कुलर डिमेंशिया, इन्फेक्शियस डिमेंशिया। इन्फेक्शन कॉजेज कौन से हैं? क्रूट्स-फेल-जैकोब डिजीज़ एंड HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया। फर्स्ट इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ जो बूढ़े लोग हैं ना, उनमें मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना वो अल्जाइमर्स है। अल्जाइमर्स जो है ना वो समझ लेंगे, आपको हिप्पोकैम्पस का पता होगा। हिप्पोकैम्पस इसी तरह है जैसे एक लाइब्रेरी होती है ना, तो लाइब्रेरी जो है ना वो हिप्पोकैम्पस है, और लाइब्रेरी में पढ़ी जो बुक्स है ना वो हिप्पोकैम्पस में जो मेमोरीज हमारी डेली लाइफ की स्टोर हो रही है ना वो है। तो अगर हमारा हिप्पोकैम्पस है जो है ना वो डीजनरेट होने लग जाए तो अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है ना वो है। तो अर्लियर सिम्टम क्या होता है इसका? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, के बंदा डेली बहुत, मतलब डेली फॉर एग्जांपल उसने एक बंदे से मिला है और उसने उसका नाम बताया कि मेरा नाम अली है, तो अगले दिन जो है ना वो भूल जाएगा कि उसका नाम अली है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है कि जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता रहता है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, या फिर जो है ना कोई APOE4 एलील, मतलब ये कोई जेनेटिक कंडीशन है, इसमें जो है ना ये अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है वो हमें मिलती है। तो जेनेटिक्स क्या है कि इसमें बेसिकली एक प्रोटीन होती है जिसको एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन कहते हैं। ये जो एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन होती है, ये प्रोसेस जो है ना नॉर्मली नहीं होती, जिसकी वजह से एक पेप्टाइड आता है, एमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड। ये एमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड क्या करता है? प्लाक्स बनाने लग जाता है। इसके अलावा प्रीजेलिन 1 एंड प्रीजेलिन 2 एक प्रोटीन्स हैं, ये एक एंजाइम की कंपोनेंट्स हैं जिसको कहते हैं गैमा सिक्रेटेज। तो अगर म्यूटेशंस आएंगी तो A बीटा की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, विच विल रिजल्ट इन द अर्ली ऑनसेट फेमिलियल ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़, ओके, अल्जाइमर्स डिजीज़, सॉरी, अर्ली ऑनसेट फेमिलियल अल्जाइमर्स डिजीज़। इसके अलावा एपोलिपोप्रोटीन E जो है, इसके ट्रांसपोर्टर्स ये होते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है हमारी कोलेस्ट्रॉल को ब्रेन के अंदर। तो अगर ये वाला जो है ना प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से ApoE की, अगर 2 का मसला है तो ये प्रोटेक्टिव है, ठीक है, 3 जो है वो मोस्ट कॉमन है, और अगर ApoE4 है तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क होता है।
तो ये सारी इसकी जेनेटिक्स है अल्जाइमर्स डिजीज़ की, कि एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स के प्लाक्स बनते हैं। प्रेज़िलिन 1 एंड प्रेज़िलिन 2 जो है ए बीटा प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। ये लिपोप्रोटीन ई जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल को ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, और अगर ये 4 की टाइप इसकी आती है तो इट इंक्रीजेज द रिस्क फॉर स्पोरेडिक अल्जाइमर्स डिजीज़। क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ के? एक तो यही हो गया कि हिपोकैम्पस इफेक्ट होने की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है पेशेंट को। पेशेंट जो है अपने रीसेंट इवेंट्स को फॉरगेट कर देता है, भूल जाता है, और क्वेश्चंस रिपीट करता है, क्या तुमने क्या कहा, समझ नहीं आई, इस तरह से। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होने लग जाती है कि वो सही तरह बोलता नहीं है, डिसओरिएंट हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंजेस आने लग जाती हैं। वो अपनी फैमिली को भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकता, उसको यही नहीं याद रहता मेरा बेटा कौन सा है तो मेरी माँ कौन सी है, और कंप्लीट डिपेंडेंस आ जाती है उसकी कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड करेगा, वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता नॉर्मल। तो डिमेंशिया इज़ समथिंग वेरी मच ब्रॉड टर्म, नॉट जस्ट मेमोरी लॉस। तो अगर ग्रॉस पैथोलॉजी की बात करें तो होता क्या इनकी ब्रेन के अंदर, जो अल्जाइमर्स डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, बेसिकली इनके ब्रेन में क्या हो रहा होता है, इनका जो कॉर्टेक्स होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता एट्रोफिक होने लग जाता है, मतलब छोटा होने लग जाता है, और गायराए जो होते हैं वो नैरो होने लग जाते हैं, और सल्काए जो हैं वो वाइडन होने लग जाते हैं। And it is most severe in hippocampus. The microscopic pathology, which is the hallmark of these the lesions, इसमें we have amyloid plaques and neurofibrillary tangles. जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है ना, वो अलग से भी मैंने एक लेक्चर बनाया है न्यूरोलॉजी की ही प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा, आप वो भी देख लें साथ में, तो ज़्यादा अगर आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ओके, सो एमयलॉइड प्लाक्स जो होते हैं ना, हमेशा याद रखना है कि न्यूरॉन्स के बाहर बनते हैं, जबकि जो न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स होते हैं ना, वो न्यूरॉन्स के अंदर बनते हैं। जो एमिलॉइड प्लाक्स है ना, उनके अंदर एमिलॉइड बीटा पेप्टाइड होती है, जो एक समझते एक प्रोटीन है जो बेसिकली न्यूरॉन्स के बाहर पड़ी होती है। ये क्या करती हैं, जब अब ऑब्वियसली एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पे प्लाक्स बने हुए हैं, तो क्या होगा, न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि देयर विल बी सेरिब्रल एमिलॉइड एंजियोपैथी एंड देयर विल बी लोबार हेमरेज, उसके साथ जो है एसोसिएटेड होगा। ओके, तो एमिलॉइड प्लाक्स की वजह से मसला क्या बनेगा मेजर, कि न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, and it is associated with cerebral amyloid angiopathy which leads to lobar hemorrhage, के कोई भी जो किसी भी ब्रेन का कोई लोब है तो वहाँ पे हेमरेज हो जाएगा। नेक्स्ट आर द न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स, ये बेसिकली इन सेल्स के अंदर बनते हैं और जब गट्टा सा बन जाता है न्यूरॉन्स का तो टेंगल्स बन जाते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टॉ प्रोटीन। इसकी वजह से होता क्या है कि जब ये न्यूरॉन्स के अंदर ये टेंगल से बन जाते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना वो कोलैप्स कर जाते हैं, न्यूरॉन्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमेंशिया की सेवेरिटी बढ़ जाती है। न्यूरॉन्स ही मर गए हैं तो क्या बंदे ने याद रखना है, कुछ भी नहीं याद रहेगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हिरानो बॉडीज़ होती हैं जो हिप्पोकैम्पस के अंदर आपको इओजिनोफिलिक रॉड लाइक इंक्लूजन्स मिलती हैं, उनको हम हिरानो बॉडीज़ कहते हैं। So memory loss, hippocampus, think Alzheimer's disease. Next is the dementia जो आता है frontotemporal dementia। इसमें क्या होता है, इसमें इसको कहते हैं पिक डिजीज़। तो इसको मैंने, अगर आपने पैथोमा से पढ़ा हो 4th ईयर में मेरे साथ, तो मैंने आपका इसका निमोनिक बताया था कि यू हैव टू पिक द फ्रंटल एंड द टेम्पोरल लोब। तो पिक कर रहे हो ना आप, तो पिक डिजीज़ इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना फ्रंटल लोब का, कि उसने हमारी पर्सनैलिटी, जजमेंट, सोशल बिहेवियर, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कंट्रोल करना होता है, वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेमोरी जो होती है ना वो शुरू में तो प्रिजर्व रहती है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना ये फ्रंटल लोब की ये डिस्टर्ब हुई होती हैं। इसमें होता क्या है कि जो फ्रंटल लोब होता है और जो टेम्पोरल लोब्स होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, इस वजह से इसको फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया कहते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि हमें जो है ना पिक बॉडीज़ मिलती हैं। पिक बॉडीज़ इस वजह से इसको पिक डिजीज़ कहते हैं कि इसके अंदर हमें हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टॉ इंक्लूजन्स मिलती हैं फ्रंटल लोब में और टेम्पोरल लोब में। और दूसरा इसमें TDP43 इंक्लूजन्स भी मिलती हैं इन अदर फॉर्म्स ऑफ फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में, हमें दूसरी किस्म की भी मिल सकती हैं। तो अगर पेशेंट जो है ना बूढ़ा सा है, उसको अर्ली पर्सनैलिटी चेंज आ रहे हैं, पुअर जजमेंट है, डिसइनहिबिशन, एग्रेसिव बिहेवियर, लॉस ऑफ एम्पैथी, कंपल्सिव बिहेवियर, समटाइम्स प्रोग्रेसिव एफेजिया को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल से।
तो आपने सोचना है कि मेमोरी लॉस से पहले बिहेवियर चेंजेस आए, तो यू हैव टू थिंक ऑफ फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। अल्जाइमर्स में आपने ये सोचना है कि मेमोरी पहले लॉस हो रही है, तो हिप्पोकैम्पस इफेक्ट हुआ अल्जाइमर्स में। लेकिन अगर बिहेवियर चेंजेस पहले आ रहे हैं, मेमोरी बाद में जाके इफेक्ट हुई है ना, तो फ्रंटोटेम्पोरल को आपने ज़रूर याद रखना है। थर्ड इज़ डिमेंशिया विद लिवी बॉडीज़। लिवी बॉडीज़ क्या होती हैं? इसमें लिवी बॉडीज़ बेसिकली इसमें 3 चीज़ें होती हैं जिनसे हम इसको पहचानते हैं इस डिज़ीज़ को, कि इसमें ना पार्किंसनिज़म के साइंस आ रहे होते हैं, कि पार्किंसनिज़म जैसे बहुत स्लो मूवमेंट्स हैं, और उसकी जो फीचर्स होते हैं ना पार्किंसंस डिजीज़ को हमने डिटेल में एक लेक्चर में देखा हुआ है। साथ में विजुअल हेलुसिनेशंस आ रही होती हैं कि बंदा कहता है वो देखो सामने आ रहा है मेरा बेटा, हालांकि उसका बेटा नहीं होता वो। हम कहते हैं यार तुम्हें भूत नज़र आ रहे हैं, तो बेसिकली उसको विजुअल हेलुसिनेशंस हो रही हैं, जो उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें नहीं नज़र आ रही, और साथ में उसको डिमेंशिया होता है। तो ये 3 चीज़ों का ना ट्रायड है, डिमेंशिया, हेलुसिनेशंस, विजुअल हेलुसिनेशंस एंड पार्किंसनिज्म। और इसके साथ साथ ना उसको फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन होता है, कि कभी उसका अच्छा दिन होता है, कभी उसके बुरे दिन होते हैं, इस तरह के फ्लक्चुएट करता है कॉग्निटिव बिहेवियर उसका, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत बुरा हो जाता है। तो ये जो लिवी बॉडीज़ होती हैं ना, ये क्या होती हैं कि अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन होती है, ये न्यूरॉन्स के अंदर ना इकट्ठी हो जाती है। जो कॉर्टेक्स के और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके न्यूरॉन्स में ये अल्फा साइनुक्लिन जो होती है ना न्यूरॉन्स के अंदर इकट्ठी होती है, इनको कहते हैं लेवी बॉडीज़। नेक्स्ट इज़ के रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है बेसिकली। इसमें क्या होता है, हमने स्लीप फिजियोलॉजी बहुत डिटेल से देखी थी, तो उसकी पैथोलॉजी में आता है कि रेम स्लीप में नॉर्मली क्या होता है, मसल्स पैरालाइज होते हैं। लेकिन इस डिजीज़ में क्या होता है कि पेशेंट्स जो है ना वो पैरालाइज नहीं होते, वो उठ के ना टांगे शांगे मार रहे होते हैं। तो दिस ऑफन प्रीसीड्स द कॉग्निटिव सिम्टम्स, कि पेशेंट जो है ना उसको रात को नींद में ना वो एक दूसरे को टांगे मार रहा होता है रैम स्लीप के अंदर, जो कि नॉर्मल पर्सन नहीं मारता। तो साथ में उसके कॉग्निटिव सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो उसको समझो कि उसको रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है। और इसमें तो हमें समझ आई कि ये जो है ना डिमेंशिया विद लेवी बॉडीज़, इसमें हेलुसिनेशंस पहले होती हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस। अल्जाइमर्स डिजीज़ में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। तो हेलुसिनेशंस, डिमेंशिया एंड पार्किंसनिज्म। थिंक ऑफ डिमेंशिया विद लेवी बॉडीज़। नेक्स्ट इज़ वास्कुलर डिमेंशिया। इसमें क्या होता है कि ब्रेन के ना कोई ना कोई पार्ट पकड़ लेता है, ये कोई ना कोई पार्ट में ना मल्टीपल सेरिब्रल इन्फार्क्ट्स एंड क्रोनिक इस्कीमिया होता है। कि फॉर एग्जांपल कभी किसी ब्रेन के पार्ट में ब्लॉक हो गया ब्लड वेसल, कभी किसी ब्रेन के पार्ट में ब्लॉक हो गया। तो इसमें क्या होता है, स्टेप वाइज डिक्लाइन आता है, कि पहले पेशेंट जो है स्टेबल होता है, फिर जब उसको स्ट्रोक होता है तो एकदम से उसकी बुरी हालत हो जाती है, फिर वो स्टेबल हो जाता है, फिर उसको स्ट्रोक होता है, फिर उसकी बुरी हालत हो जाती है। तो ये स्टेप वाइज आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डिक्लाइन की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। इस तरह का कोई पैटर्न आ जाता है। फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं इसमें, पेशेंट स्टेबल, फिर बुरी हालत, फिर स्टेबल, फिर स्ट्रोक आया, बुरी हालत, फिर स्टेबल, फिर स्ट्रोक आया। तो ऐसी की चीज़ें आती हैं। अब इनका MRI या CT स्कैन कराए ना इन लोगों का, तो हमें ना बहुत से मल्टीपल कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल इन्फार्क्ट्स मिल रहे होते हैं। तो स्टेप वाइज डिटेरियोरेशन और मल्टीपल इन्फार्क्ट्स मिल रहे हैं। थिंक ऑफ वैस्कुलर डिमेंशिया। नेक्स्ट आ रहा था इन्फेक्शियस डिमेंशियाज, जिसमें क्रूट्सफेल जैकोब डिजीज़ आती है। क्रूट्सफेल जैकोब डिजीज़ में क्या होता है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। नॉर्मल जो प्रोटीन ने फोल्ड होना होता है, एक नॉर्मल जो प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स जो है ना ये मिसफोल्ड होती हैं। ठीक है, मिसफोल्ड हो जाती हैं ये प्रोटीन्स, मतलब पूरी तरह से फोल्ड होती हैं अजीब अजीब। और फिर क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं ना उनको भी अब नॉर्मल प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इसको ऐसे ही समझें जैसे वो कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब कर रही है। यहाँ पे वो सीन है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं और वो दूसरी प्रोटीन्स जो नॉर्मल होती हैं उनको भी अब नॉर्मल करी जाती हैं। इसको कहते हैं रेयॉन डिजीज़। रेयॉन डिजीज़ पे इसको कहते हैं। इसमें कोई DNA नहीं होता, कोई RNA नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन्स का नाम होता है यहाँ पर। तो पेशेंट को ना वीक्स टू मंथ्स में रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होता है, कि एकदम से हफ्ते से महीनों में उनकी डिमेंशिया चला जाता है। और साथ में उनको ना मायोक्लोनस होता है। आपने पीछे किसी भी डिमेंशिया में मायोक्लोनस नहीं देखा है। एटेक्सिया होता है, उसके बिहेवियर चेंजेस और इवेंचुअली डेथ हो जाती है ऐसे पेशेंट्स की, क्योंकि उसकी बॉडी में यार प्रोटीन्स ही अब नॉर्मल पड़ी हुई हैं। तो आपको ना इस तरह से पैथोलॉजी अगर आप इनकी देखें ना इन पेशेंट्स की, तो आपको ना जैसे वो आपके बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज नहीं होता,
उस तरह की ना आपको डीजेनरेशन मिलती है। मल्टीपल जो है ना माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस देते हैं। इसमें कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं आता। इन्वेस्टिगेशंस आप इनमें क्या कराते हैं, ईईजी कराएं तो आपको पीरियोडिक शॉर्ट वेव कॉम्प्लेक्सेस मिलती हैं। और अगर आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इनका लेना तो आपको इनमें ना पॉजिटिव मिलती है 14-3-3 प्रोटीन। और इसके अलावा एक और टेस्ट होता है आरटी, ये भी जो है ना आप करवा सकते हो। नेक्स्ट इज़ HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया। ये कब होता है, जब HIV इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा एडवांस कर जाए। तो कॉर्टेक्स सब कॉर्टिकल डिमेंशिया होता है कि पेशेंट की थिंकिंग स्लो हो जाती है, वो सोचना छोड़ देता है, फिर उसकी कंसंट्रेशन पुअर होने लग जाती है, मेमोरी इम्पेयरमेंट, बिहेवियरल चेंजेस, डिप्रेशन, मोटर स्लोइंग। इनके अंदर आपको पूरी ब्रेन में ना एट्रोफी नज़र आती है, डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी, और माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स मिलते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स मिलते हैं। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो अपनी टेबल अगर आप देखें तो आपको सारी डिजीज़ के बारे में जो है ना कितना अच्छा टेबल जो है ना बना के दे दिया कि आप इनको यहाँ से रिवाइज़ करें। तो हाई यील्ड FCPS कंपैरिजन है, इसमें से आपके MCQs जो है ना बड़े सॉल्व होने हैं, और ये हाई यील्ड पर्ल्स भी आपने देख लेने हैं। सो दिस इज़ अबाउट द डिमेंशिया। आई होप आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट एड USA मेरी बुक से आप डिमेंशिया पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा इंशाल्लाह। इसके MCQs मैं आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ, चैनल में आप उनको जाके सॉल्व करें और देखें आपको कितना समझ आया।